आप देख रहे हैं देश की आवाज इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे और सबसे ताज़ा सर्वे कल तक जिसका डेटा कंपाइल हुआ है। और अभी तक हमने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात की है। टैली आपके सामने स्क्रीन पर ऊपर चल रही है। 87 सीटों का सर्वे आप देख चुके हैं। 26 सीटें पर एनडीए बढ़त बना रही है, 26 पर इंडिया अलायंस और 35 पर अन्य बाकी दल बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से हम कुछ रिएक्शंस ले लें, कुछ सवाल ले लें आपके, फिर हम बढ़ते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के ऊपर। जी, कौन कौन और कोई पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम भव्य जुनेजा है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस ने यह कहा था कि यदि कांग्रेस यह इलेक्शन जीतती है तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे फिर से लागू कर देगी। तो सर, क्या इसके जरिए आम आदमी मोदी जी को वोट की चोट देगा? कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं इसको? ये मुद्दा तो है। स्टेट लेवल पे आप देखेंगे हिमाचल असेंबली में इसका बहुत बड़ा इशू हुआ था। इवन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इसको जोरों शोरों से उठा रही, कर्नाटक में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। तो एक मुद्दा तो है, लेकिन यही होता है ना कि लोकसभा के टाइम में ये कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा इस पे। लेकिन असेंबली इलेक्शन जब भी हो रहा है, आप लोगों के बीच में जाते हैं सवाल पूछने के लिए, तो ये उनके बीच में इशू रहता है, इसकी चर्चा होती है। लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं के बराबर है इसका। लेकिन विधानसभा चुनावों में राजस्थान में जैसे राजस्थान में भी ये बड़ा इशू है। इतने नौजवान बैठे हैं और बड़ा अच्छा इशू उन्होंने ये सवाल पूछ दिया, थैंक यू। ओपीएस मतलब क्या? देश में कुल 2.5 करोड़ कर्मचारी हैं। 1994 में संस्थागत जो कर्मचारी थे उनमें केंद्रीय कर्मचारियों का हिस्सा था 12.5%। 2012 में वो रह गया 8.5%, यानी 100 में 8.5। उनकी पेंशन की बात कर रहे हैं। इनमें से कितने लोग हैं जो आपके रोजगार की बात करते हैं? वो मुद्दा बड़ा होना चाहिए, या जिसने सारी जिंदगी कमाई की है और वो अपने बुढ़ापे का इंतजाम नहीं कर रहा है उसकी बात होनी चाहिए? आप खुद सोचिए मुद्दा कौन सा होना चाहिए। चलो ठीक, एक सवाल और ले लेंगे हम। चलिए पूछिए आते हैं। सर, जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट कहती है सबका साथ सबका विकास, आने वाले समय में देखा है कि कर्नाटक में जो हालत है कांग्रेस के आने के बाद, वही हालत इंडिया में ना हो जाए कांग्रेस के आने के बाद। इस पे आपको क्या कहना है? कर्नाटक में क्या हालत लगती है आपको? सर, नारे लगते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के जो फ्लैग्स आजकल हमने देखे हैं लहराते हुए कर्नाटक में कांग्रेस आने के बाद। भारत में भी यही ना हो जाए आगे हो सकता है, क्या पता अगर कांग्रेस आ गई जैसे पहले था। नहीं, अभी कुछ एक तस्वीरें जो वहाँ आई थी कि औरंगजेब का जो है कटआउट लगा हुआ था कुछ एक जगहों पर, या वो तलवार का कटआउट लेकर के जो है रैली या एक मार्च सा निकाला जा रहा था, शायद उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। बेसिकली माइनॉरिटी अपीजमेंट क्या कर्नाटक में माइनॉरिटी अपीजमेंट का इशू है, लेकिन इसको जनरलाइज करके नहीं देख सकते। कर्नाटक में भी जो हो रही है वो इक्की दुक्की घटनाएं उस तरह की हुई हैं, लेकिन माइनॉरिटी अपीजमेंट का एक बड़ा इशू है जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा से लड़ाई लड़ती रही है। लेकिन अब तो ये हो रहा है कि कांग्रेस भी माइनॉरिटी अपीजमेंट से कभी दूर रहना चाहती है, कभी उसके पास आना चाहती है। तो अभी वो खुद भी कंफ्यूज हैं कि कांग्रेस जो है किसके साथ जाए, क्या माइनॉरिटी के साथ वो जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और उसके बाद कांग्रेस सामने आई, उन्होंने बार बार ये सफाई दी कि नहीं, हमने तो ये बात ही नहीं की कि माइनॉरिटी को पहला हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए वो माइनॉरिटी अपीजमेंट को समझ गई है कि हिंदुस्तान की राजनीति में अब माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं चल सकता है। लेकिन हमने आप दो दिन पहले इसी सर्वे से एक हिस्सा निकाल करके दिखाया था, कितने % लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री बनाना राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को 52%, 50% से ज्यादा 52% मुसलमानों का रुझान जो था वो राहुल गांधी की तरफ था। तो कांग्रेस प्रयास कर रही है नहीं कर रही, लेकिन उधर से इसीलिए वो कंफ्यूज है। नहीं, वो उसका एक और बड़ी वजह है, क्योंकि वो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी को उस सर्वे में 3% वोट दिया माइनॉरिटी ने। तो वो एक एंटी बीजेपी थॉट प्रोसेस है माइनॉरिटी का, कि जो किसी भी हालत में, जो आपने उसका जिक्र किया था कि सरकार की योजनाओं में 30% हिस्सेदारी है, जितनी भी लाभार्थी वाली योजना है उसमें 30% हिस्सा माइनॉरिटी को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी वोट 3% मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस भी कंफ्यूज रहती है कि वोट तो हमारा ये है, लेकिन क्या इसके भरोसे मैं राजनीति कर सकता हूं देश की। अब चलिए, इन्होंने कर्नाटक की चर्चा छेड़ी तो हम आपके सामने कर्नाटक का सर्वे रखते हैं। कर्नाटक की 28 सीटें, 2019 में बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर किया था, 25 सीटें इसमें से जीती थी। इनफैक्ट 26 मानिए, एक सीट जो थी उनकी सहयोगी की थी। और वोट शेयर देखिए कितना इस बार बनता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी 44%, कांग्रेस पार्टी 40%, जेडीएस 11%। बीजेपी और जेडीएस का अलायंस घोषित हो चुका है कर्नाटक में, ये मत भूलिएगा। जुलाई में जो सर्वे हुआ था तब से और अब में इतना अंतर आया है यहां पर। लेकिन भावेश ने जेडीएस का वोट शेयर आपको अलग से बताया है। और सीटों में अगर आप बात करेंगे
तो अगर आप इन दोनों वोट शेयर को जोड़ दें तो 55% वोट शेयर एनडीए का बनता है। सीटों में बीजेपी की 16 सीटें, ये 2019 से 9 सीटें कम है। कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं, सीधे 9 सीटों का जंप है। जेडीएस की भी 2 सीटें आ सकती हैं आज की परिस्थिति में, 1 सीट का फायदा। तो जेडीएस को तो फायदा हो रहा है आपके सर्वे के मुताबिक, लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाविश, इसकी 2 बड़ी वजह है। जिस तरह का ये अलायंस हुआ है उस तरह का देखिए आप कर्नाटका का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आप देखेंगे, लिंगायत और वोकालिगा एक साथ वोट नहीं करती, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगी। वो लिंगायत वोट है बीजेपी का, वोकलिंगा वोट है जेडीएस वोकलिगा वोट जेडीएस का अपना कंसोलिडेटेड वोट है। अब बीजेपी के जो उड़ती हवा है कि 3 सीटें जेडीएस को दिया जा रहा है, उन 3 सीटों पे कंसोलिडेटेड वोकलिगा वोट करेगी। क्योंकि बीजेपी को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो उनको लिंगायत वोट भी मिलेगा, तो 2 सीट उनके तो निकल ले। लेकिन बाकी जो सीटें हैं, जो ओल्ड मैसूर की जो बाकी 8 सीटें, वहां पे एक तरह का खेल वहां पे ये होगा कि डीके शिव कुमार, चूंकि वो उसी कम्युनिटी से आते हैं, वो एक बड़े नेता बन के उभरे हैं और वो एक सरकार पूरी सरकार वही चलाते हैं। तो एक यही देखा जाए, जेडीएस अपना वोट नहीं दे पा रही बीजेपी को। बिल्कुल, जेडीएस का वोट ट्रांसफर नहीं होगा। और जो कर्नाटक असेंबली में देखा जा रहा था कि वोकलिगा का एक सर्टेन वोट कांग्रेस के पास जा रहा है, वो और ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। सज्जन, ये 9 सीटों का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान दक्षिण भारत में, कर्नाटक में बीजेपी के लिए साबित होगा अगर यही होता है तो। नहीं, इसमें अभी की सर्वे में जो भी हो, लेकिन हमें लगता है कि तस्वीर देखिए, जब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बीजेपी का जो सीट है वो 16 के अलावे आप जेडीएस का भी माने, क्योंकि फिलहाल उनका ये हो चुका है। तो जो 9 आप माइनस दिखा रहे हैं उसमें 2 से 3 सीट तो जेडीएस के पास है, जिसके साथ वो अलायंस में चले गए हैं। और रही बात अभी ये अजम्पशन मानना कि वोकालिगा अभी बिल्कुल बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, इसका आधार ये है कि डीके शिव कुमार सीएम नहीं है लेकिन वो सरकार चला रहे हैं। एक बात याद रखिए कि वोक्कालिगास को बीजेपी से प्रेम नहीं है, लेकिन उन्हें सिद्धारमैया से बहुत ज्यादा चिढ़ भी है। और बात वही है, जैसे आप देखें शरद पवार जब किसी मराठा को उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं कि इन्होंने बिट्रे किया है कॉज को, तो कम्युनिटी में एक सेंटीमेंट होता है। जब लोकसभा की बात आएगी, जब देवेगौड़ा खुद फ्रंट पे आएंगे, उस समय सिद्धारमैया को वो हमेशा इस तरीके से अपने कम्युनिटी में प्रचारित करते हैं कि इन्होंने बिट्रे किया है। और 2018 के चुनाव में सिद्धारमैया की जो छवि थी वो वोक्कालिगा विरोधी थी। तो इन सारे समीकरण में हमें लगता है कि जो अभी हमें 9 सीटों का नुकसान दिख रहा है और जिसमें 3 सीटें तो जेडीएस की हैं, तो 6 सीटें मान लीजिए, जब देवेगौड़ा आएंगे और बाकी एक कंसोलिडेशन होगा, तो मेरा अपना मानना है कि जो ओल्ड मैसूर और बेंगलोर रीजन में है उसमें वोक्कालिगा का एक बड़ा हिस्सा फिर से शायद एनडीए की तरफ आ सकता है और ये नुकसान काफी कम होगा। मुझे लगता है कुल मिला के 3 से 4 सीटों का नुकसान होगा, बाकी बीजेपी भरपाई कर सकती है। देखिए, ये जो हमने दिखाया अंतर जुलाई से अक्टूबर का 3, जब अलायंस हुआ 3 सीटों का अंतर, तो हमें उसमें ही जो है सीधा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीएस जैसा आपने कहा कि वो बढ़ रही है, तो आप कह सकते हैं दूसरे तरीके से एनडीए के खाते में कुछ तो प्लस हो ही रहा है, चाहे जेडीएस के जरिए हो रहा हो। नहीं, इसमें मैं केवल एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं कि जेडीएस, आपने कहा कि जेडीएस का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा बीजेपी को। कर्नाटका में जेडीएस का वोट ट्रांसफर होना इशू नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर लिंगायत और वोक्कालिगा 2 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं और दोनों साथ नहीं चल सकती, ये एक बड़ा इशू होता है। तो जब जेडीएस को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है तो ये संभावना ज़्यादा है कि जेडीएस की जितनी सीटें वो वोक्कालिगा कम्युनिटी उनके साथ जिता दे। लेकिन जेडीएस का जो वोक्कालिगा वोट है वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये बड़ा इशू है। तो कितनी सीट पर वो फायदा हो सकता है, तो जेडीएस की सीट एनडीए में जुड़ जाएगी, उससे वो खामियाजा आपका कमजोर हो सकता है कि भाई कुछ कम हो जाए, नुकसान कम हो जाए। और कांग्रेस ने वहां पर अभी सरकार बनाई है और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही पावरफुल लीडर हैं और अभी उनकी हवा चल रही है, तो उसका कितना फायदा वो वहां उठा सकते हैं ये उनको देखना, क्योंकि सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हैं और डीके शिव कुमार सुपर चीफ मिनिस्टर हैं। अभी जरा तमिलनाडु की बात भी कर लें, हर्षवर्धन जी आप दोनों पर कमेंट कर दीजिएगा फिर। तो तमिलनाडु की भी के डेटा को भी एक नजर डाल लेते हैं। 39 सीटें, बहुत बड़ा राज्य है, 39 सीट्स आती हैं। वोट शेयर में देखिए, डीएमके को 31% वोट मिल सकता है, एआईएडीएमके को 25% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को 11%, बीजेपी को 7%, पीएमके को 6% और अन्य को 20%। यहां भी जुलाई और अब तक के बीच में अंतर यह आया है कि एआईएडीएमके एनडीए से अलग हो गई है, अब वहां अलायंस नहीं है बीजेपी का और एआईएडीएमके का। तो जब हम बात करते हैं, अभी तो वोट शेयर है, सीटों में कितना अंतर आया इन दोनों पार्टियों के अलग होने का, एक नजर उस पर हम डाल लेते हैं। सीटों में आप देखिए 21 सीटें डीएमके जीत सकती है आज की परिस्थिति में, 6 जाती हुई दिखाई देती हैं। एआईएडीएमके को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को, यानी डीएमके और कांग्रेस अलायंस में है, तो 28 सीटों का आपको ये
गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएमके को 1 सीट, अन्य को 4 सीट। बीजेपी का तमिलनाडु में खाता खुलता हुआ इस बार नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हमारे पास कंपैरिजन है जुलाई से, तो हम वो भी दिखा देते हैं कि जुलाई के सर्वे में और अभी के सर्वे में कितना अंतर जो है वो आया है, जब एआईएडीएमके बीजेपी से अलग हुई है, एनडीए से अलग हुई है। ये देखिए, ये आपके सामने अब जुलाई का और अभी का जो तुलना है वो स्क्रीन पर अब आ रही है। इसमें हमको सीधे इंडिया अलायंस का 2 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एनडीए का नुकसान, यानी सीधे सीधे बीजेपी का नुकसान था ये, अगर एआईएडीएमके अलग होती है तो वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। हालांकि ये चुनावों के लिहाज से अभी आपको नुकसान दिखाई दे रहा होगा। चुनावों के बाद एक बार बहुत मुमकिन है कि फिर से एआईएडीएमके जो है वो एनडीए का हिस्सा बन जाए, तो वो भरपाई बाद में पोस्ट इलेक्शन जो है वो जरूर हो सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो अलग हुआ, एआईएडीएमके जो अलग भी हुई है, ये भी एक डैमेज कंट्रोल करने की एक्सरसाइज थी। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश की है, जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश की है, तो जाहिर है जो भी आपका सहयोगी होता है वो असहज होता है। लेकिन यहां सनातन के मुद्दे पर एआईएडीएमके की यह भी स्थिति नहीं है कि वो एकदम से उसके उलट स्टैंड ले। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है कि उसके नेता के अन्नामलाई, जो पिछड़ा, दलित और जो तमिलनाडु की राजनीति के लिहाज से कहते हैं ना, जो एंटी ब्राह्मणिज्म वाली पॉलिटिक्स है, वो हवा उसको नहीं मिले, उसको कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करे, उसमें सफलता उसको मिल रही। दूसरा, उनके नेता स्थापित हो रहे हैं। अभी विधानसभा में उनके कुछ नेता पहुंचे, 1 सीट उन्होंने पहले जीती भी है, तो क्या उस तरफ हो जाएंगे? हो सकता है सीट जीतते हुए नहीं दिखे, लेकिन चुनाव बाद का जो समीकरण है वो तो एकदम अलग होता है। अभी के समीकरण में भारतीय जनता पार्टी को मत प्रतिशत में लाभ होने वाला है। कर्नाटक के संदर्भ में एक जरूरी बात, देखिए, मैं भावेश जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हो जाता हूं कि वोट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यह है कि वो कलीगा एक मुश्त मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करे। इस गठजोड़ के पीछे सिर्फ और सिर्फ यह रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना इतना मजबूत आधार है, और 8 से 10 सीटें, यानी जो 28 सीटें हैं उसमें 8 से 10 सीटें जिसको कहा जाता है कि देवगौड़ा जी के प्रभाव वाली हैं, यानी वो कलीगा वोटर के प्रभाव वाली हैं। अगर उसमें 3 सीटें जीत जाए और 5 सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दे, तो भारतीय जनता पार्टी 20+ बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। और उसकी वो जो लड़ाई है कि क्या कर्नाटक में जो अकेला राज्य है उसका, वहां बहुत नीचे तो नहीं चली जाएगी, जो सर्वे कह रहा है कि 16 सीट 15 सीट, मुझे लगता है कि भाजपा उस तरफ देख रही है और उसको सफलता मिलती हुई दिख रही है। देखिए, तो अब आप ये देखिए, दक्षिण भारत के सभी राज्यों की बात करने के बाद 150 सीटों के ऊपर सर्वे के सीटों का नतीजा आपके सामने। 154, 45 पर एनडीए, 68 पर इंडिया, और अन्य जो है वो 41 पर। दक्षिण भारत की चूंकि हमने राज्यों की बात की है, जाहिर है यहां पर इंडिया अलायंस का ग्राफ ज्यादा ऊंचा जाएगा। उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर है, मजबूत है, और अलायंस बनने के बाद तो और आपको वो एक साथ होकर के सीटों का आंकड़ा बढ़िया दिखाई देगा, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें असम और नॉर्थ ईस्ट की सीटें जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको एनडीए जो है वो कुछ इस स्थिति में दिखाई दे रहा है, 45। वरना ये स्थिति जब तक, अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो केवल और केवल कर्नाटक के भरोसे मोटे तौर पर नॉन बीजेपी स्टेट्स को आपने लिया है। असम को और नॉर्थ मोटे तौर पर नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं सभी की। कर्नाटक है, केवल साउथ में केवल एक कर्नाटक है, बाकी सभी बीजेपी को कुछ हासिल है, वो जीरो तरीके के हैं। यदि तमिलनाडु का जिक्र करें, केरल का जिक्र करें, आंध्र प्रदेश का जिक्र करें, तो इसलिए कोई बहुत खराब स्थिति एनडीए की नहीं है यदि इस फिगर को देखा जाए इन स्टेट्स के कंपैरिजन में। नहीं, ये तो जहां बीजेपी लगभग शून्य है, वहां से उन राज्यों से हम लोगों ने शुरुआत की है इस सर्वे की। कुछ सवाल आप लोगों के बीच में अगर और हो तो फिर हम आगे बात करेंगे। लोग पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम इकनूर कौर है और मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो इंडियन अलायंस बनाया गया है, ये जो बीजेपी के खिलाफ है, मतलब बीजेपी से ऑपोजिशन में है, तो बीजेपी का तो रिप्रेजेंटेटिव फिक्स है, जैसे कि मोदी जी ही खड़े होंगे उनकी तरफ से, लेकिन इंडियन अलायंस का कोई वो नहीं है, मतलब अभी तक रिप्रेजेंटेटिव अभी तक बताया नहीं गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये वक्त है कि अब बता देना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या कहते हैं इलेक्शंस होंगे और फिर बाद में ऐसा कुछ हो कि अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ हाँ जी, आप जब वोट करती हैं तो आप लीडर देखकर वोट करती हैं या पार्टी देखकर वोट करती हैं? मैं अगर मैं देखूंगी, अगर बहुमत से जीत जाती हैं ये लोग, इंडिया अलायंस अगर जीत जाती है, तो मैं तो ये देखूंगी ना कि ये सारे मतलब पार्टीज हैं, तो इन सब की अलग सारी पॉलिसीज होंगी और
बीजेपी के शायद उनके पास ज़्यादा पॉलिसीज़ ना हो, जो अलायंस जो बना रही है उनके पास ज़्यादा होंगी पॉलिसीज़। ठीक है, आप लेकिन लीडर होना चाहिए आपको, आपका एक कि जो भी अगर आपने लीडर होना चाहिए, क्योंकि क्या पता बाद में ऐसा मतलब वो ना तय कर पाए। और तय तो वो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन होगा। दरअसल इकनूर ये चाह रही हैं कि ये जो गठजोड़ बना है वो पहले ही टूट जाए। सारी लड़ाई तो यही है, नेता अगर चुनेंगे तो टूट जाएगा। उनका संकट समझिए, उनकी असली मुश्किल यही है कि वो नेता इसीलिए नहीं चुन रहे कि कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए नेता बाद में पोस्टपोन। सर आप बताइए कि नेता अगर बाद में ये नहीं चुन पाते हैं अगर, और देश को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा आपके हिसाब से? क्योंकि अगर ये बाद में अगर इनकी कुछ नहीं बनती किसी रीजन से और बहसबाजी हो जाती है आपस में पार्टीज की, तो फिर तो ये दोबारा से इलेक्शंस करने पड़ेंगे पूरे भारत में, और इससे तो देश का ही नुकसान है ना। गंभीर सवाल आपने पूछा। ये इस देश की आवाज बता रही है कि आपका भ्रम देश पर भारी न पड़ जाए। आपके पार्टियों के बीच में जो मिसट्रस्ट है, जो भरोसा नहीं है, वो देश पर भारी न पड़ जाए। अब ये सुनना चाहिए उन अलायंस वालों को कि भैया नेता। चलिए एक सवाल और पीछे दीजिए, सबसे पीछे दीजिए जरा जल्दी से पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम संभव है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने अभी इलेक्शन में बोला था कि मैं पंजाब को नशा मुक्त बनाऊंगा, और दिल्ली में हर गली में वाइन की शॉप्स खुलवा रहे हैं, और जहाँ तक उम्मीद है हमारे को कि अंडर एज को भी मिल रही है, हमने खुद अपनी आंखों से वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, तो इस चीज़ का आगे जाके उनको चुनाव में गलत असर पड़ेगा या नहीं? विजय जी, अभी सारा जो झगड़ा चल रहा है, जहां सौरभ ने प्रोग्राम शुरू किया था, वो वहीं से बात शुरू हो रही थी शराब घोटाले को लेकर, कि दिल्ली में जो शराब की नीति को लेकर सरकार ने बदलाव किया, जो काम किया, उससे एक बड़ा नुकसान हुआ। और पंजाब में आपने ठीक कहा अभी, लेकिन वहाँ पर एक और विवाद चल रहा है, जो सुखपाल खेरा साहब को अरेस्ट किया नशे के मामले में। तो दोनों तरफ वो अलग अलग लेवल पर लड़ाई लड़ रही है। पंजाब में अलग तरह की लड़ाई है, नशे के खिलाफ लड़ाई है, और यहाँ पर शायद नशे के लिए लड़ाई है आम आदमी पार्टी की। तो वो दोनों में चल रहा है, और उसी झगड़े का पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया कि किस दोनों जगह कॉमन है सत्ता का नशा। सत्ता का नशा तो दोनों जगह कॉमन है, और दोनों जगह कैसे बचा रहे। लेकिन ये बात ठीक है कि सत्ता में रहकर सरकार को अलग अलग तरह से नीतियां बनानी पड़ती है। अब ये नीति कैसे बनाई गई है, और ये नीति भारी पड़ रही है। शराब की जो नीति है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइए कि आपको लगता है कि इस सारी कंट्रोवर्सी का, शराब घोटाला जो भी प्रकरण चल रहा है, इसका अरविंद केजरीवाल की इमेज पर असर पड़ रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि वो तो कभी पंजाब में जाके बोले कि हम आपको नशा मुक्त पंजाब देंगे, और दिल्ली में हर दूसरी गली में वाइन शॉप है। तो ठीक है, ये सोचने वाली बात होगी अरविंद केजरीवाल जी के, कि देश के नौजवान को ये लगता है कि ये सारी कंट्रोवर्सी उनकी इमेज के लिए हानिकारक है। चलें, तो अब चूंकि 5 बज चुके हैं, तो अब जो सर्वे हमने आपको दिखाया अब तक 154 सीटों का, इसको और आगे बढ़ाने का वक्त है। आपके सामने अब हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सर्वे रखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का सर्वे। अभी तक 154 सीटों की बात, 45 सीटों पर हमें आगे दिखाई देता है एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगी। 68 सीटों पर इंडिया अलायंस के घटक दल जो हैं वो हमें जीत हासिल करने की परिस्थिति में दिखाई देते हैं। 41 सीटों पर बाकी दल या निर्दलीय जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर दक्षिण के राज्य हमने कवर किए हैं। अब हम बात उन राज्यों की करेंगे जहां थोड़े दिनों के बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से आइए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 2014-2019 ये राज्य स्वीप किया था बीजेपी ने। आज की परिस्थिति में चुनाव हो जाएं तो क्या हालात दिखाई देते हैं? वोट शेयर पहले 46% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 43% वोट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और अन्य को 11% वोट। तो वोटों में बहुत अंतर नहीं है, 3% का अंतर है। सीटों में देखते हैं ये कैसे ढलता है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 7 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये 2019 की तुलना में 2 सीटों का नुकसान होगा भाजपा के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीटों का फायदा, जो आज 4 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी 4, कांग्रेस 4, बीजेपी को 19 के मुकाबले 2 सीटों का नुकसान और सीधा 2 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को। तो ये पहला ऐसा राज्य है, कर्नाटक के बाद आप दूसरा राज्य कहिए जहां पर बीजेपी को सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो राज्य जहां बीजेपी ने लगभग स्वीप किया था। केवल 2 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो बीजेपी 7 और कांग्रेस पार्टी 4। क्या इसमें कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव का भी कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? जनता ने जो ये राय हमें लोकसभा के लिहाज से दी है उसमें एक बार जरा जुलाई में जो हमने सर्वे किया था और आज के अक्टूबर के सर्वे में कोई अंतर आया है?
कोई अंतर नहीं है, यानी तब से और अब में लोगों की राय बरकरार है। लोगों ने अपना मन जो है वो बना रखा है और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मामला भी इस बीच में ऐसा नहीं उठा, कोई बड़ा प्रकरण ऐसा नहीं आया है जिससे लोगों की राय बदले, किसी एक पार्टी को फायदा हो या किसी दल को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा हो। सज्जन कुमार की राय पहले जरा छत्तीसगढ़ के ऊपर। देखिए, इसमें निश्चित तौर पे जो सर्वे का समय है जब आप पूछते हैं, और विधानसभा में निश्चित तौर पे बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसका थोड़ा बहुत जो रिफ्लेक्शन है वो लोकसभा के भी राय में, पब्लिक की ओपिनियन में आ जाता है। रही बात कि 2 सीटों का नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय नेतृत्व है बीजेपी की, वो 2019 की तुलना में और भी कमजोर है। और रही बात, बीजेपी तीसरी बार उस राज्य में चुनाव लड़ने जा रही है जहां पे मोदी के चेहरे पे आपको, तो ये 7 सीटें भी जो मिल रही हैं आपको, एक बहुत बड़ा बहुमत है बीजेपी के फेवर में। मार्जिनल लॉस है 2 सीटों का, उसका सीधा कारण है। और अब अभी आप केंद्रीय नेतृत्व का, मोदी या अमित शाह या बाकी लोगों का कैंपेन भी देखें तो उसमें आपको एक सबटेक्स्ट दिखेगा कि विधानसभा से ज्यादा वो गैल्वेनाइज कर रहे हैं वोटर्स को लोकसभा के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ दिसंबर तक रिजल्ट आएगा और उसके बाद चुनाव का। तो उस लिहाज से आप देखें तो तीसरी बार लोकसभा जब बीजेपी लड़ने जा रही है मोदी के चेहरे के साथ, तो 2 सीटों का नुकसान जो है, उस स्थिति में जब कांग्रेस की नेतृत्व और उसका संगठन पहले से काफी बेहतर है, बीजेपी डवाडोल स्थिति में है, एक बहुत बड़ा बीजेपी के पक्ष में जनादेश। मुझे ज्यादा दिलचस्पी इस आंकड़े से विधानसभा को लेकर के हो रही मैं है। यही, और मैं समझना चाहता हूं भावेश से भी कि यदि 7 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है तो क्या हम इनको नवंबर वाले विधानसभा चुनावों में विधानसभा सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्यों सरप्राइज खोल रहे हैं? वेट कीजिए कुछ दिन। उनका एक और सर्वे है इस पर, कुछ दिन नहीं wait देखिए, मैं कीजिए। इसको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। जी। 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ और जबरदस्त जीत हासिल हुई थी कांग्रेस पार्टी को। 2018, 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है, बिल्कुल नतीजा पलट जाता है, 9 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो अब लोगों ने बिल्कुल अलग अलग राय दी और दोनों, एक विधानसभा में कांग्रेस को बढ़िया जिताया, लोकसभा में मोदी जी को बढ़िया जिताया। लेकिन आज अब देखिए विधानसभा से जस्ट पहले तो थोड़ा सा बटा हुआ जो है मत जनता का नजर आ रहा है। तो क्या ये हमको विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मजबूती दिखा रहा है? इस पर तो आप उत्तर दे सकते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए, आप पिछले लोकसभा इलेक्शन को याद कीजिए और विधानसभा जैसे 4-5 महीना पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ कांग्रेस क्लीन स्वीप की थी। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति में रहेगी, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में वहाँ पे उनके जितनी भी सीटिंग एमपी थी सबके टिकट बदल दिए। उसके बाद बीजेपी को उसका फायदा मिला। उसके बाद जो कैंपेन चला, देखिए बीजेपी की जो अभी की जो स्थिति है, अभी बीजेपी का स्टेट लीडरशिप बिल्कुल खत्म है, कोई एक्टिव नहीं है। जो भी जैसे सज्जन ने अभी कहा कि जितने भी ये 7 सीटें आपको दिख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिख रही है कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लोग पोलराइज हैं कहीं ना कहीं। उसमें वो ओबीसी भी है, एसटी भी है और हर तरह के लोग हैं। तो वो वोट बीजेपी को एक फिक्स है। आप देखेंगे पिछली बार जब बीजेपी ने सीट सबका टिकट काट दिया था, तो उसके बाद एक तरह का कैंपेन अच्छा बना, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में आई थी। इस बार क्या है, बीजेपी एक तो वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है, पूरे बहुत अच्छा खासा एंटी इनकम्बेंसी सिटिंग एमपीज के खिलाफ भी है, और जो बीजेपी का जो कुछ पॉलिटिकल एंगल पे कोई कार्यक्रम नहीं है, जिस वजह से पार्टी लगभग कहते हैं सुन्नी की तरफ है कि उनको कोई ज्यादा एक्टिव नहीं है, जिस वजह से उनको सीटें की कमी तो दिख ही रही है। लेकिन आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि हो सकता है कि इसमें सुधार दिख भी सकते हैं। तो आपको बीजेपी एक्टिव नहीं दिखाई दे रही छत्तीसगढ़ में? बीजेपी स्टेट लीडरशिप वहां पे बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ये जो अभी भी सात आपको सीटें- सर्वे चाहिए छत्तीसगढ़ का, विजय जी? त्रिपाठी जी कुछ ज्ञान दे सकते हैं इसमें? नहीं, क्योंकि आज बात ठीक कर है। रहे थे देखिए छत्तीसगढ़। भावेश जी ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि एक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की वजह होनी चाहिए, जो आपने शब्द एक कहा कि जुलाई से अभी तक में यथास्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या है कि 2018 चुनाव से अभी तक यथास्थिति है, और उस स्टेटस को अगर नहीं बदल पाएंगे, जब अभी वहां बड़ा हंगामा मचा हुआ है, एक सूची वायरल हुई और उसके बाद कहा गया कि अगर यही नाम है तब तो भाजपा में बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आज वहां प्रदेश कार्यालय पे पिछले 2 दिनों से बड़ा हल्ला हंगामा चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संकट ही यही है कि वहां पर यथास्थिति कैसे टूटे, रमन सिंह से आगे पार्टी कैसे बढ़े, नेता कैसे मिले। अगर इसका कुछ रास्ता खोज लेगी तो शायद बेहतर होगा। यथास्थिति बनी रहेगी तो 7 सीटों पर भी संकट हो सकता है। नहीं, लेकिन सज्जन की राय है कि अगर आप इन परिस्थिति में 7 सीट भी निकाल रहे हैं तो बीजेपी के लिहाज से अच्छा है। नहीं, कोई वो अच्छा देखिए, होना एक राजनीति में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि आप ढलान पर खड़े होकर कहें कि हम इतना ही लुढ़के हैं।
देखिए मैं राजनीति में ढलान पर खड़े हो अपने गए आप नुकसान तो की कितना चीज़ है। लुढ़क जाएंगे इसका कह पाना मुश्किल होता है। देखिए मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, मैं और संजन दोनों लोग इस बात पर सहमत हैं कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान से ज्यादा बढ़िया स्थिति बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ होती। बीजेपी का वहां जी पे ने तो बदल दिया। मैं कह रहा हूँ होती। इसकी देखिए, वजह इसमें ये है, इसमें एक बात यह है कि जो आप देखें, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखें तो ग्राउंड सिचुएशन छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में वहां की जो रूलिंग पार्टी कांग्रेस है उसके लिहाज से अच्छी नहीं है। बस्तर संभाग में आप ट्राइबल बेल्ट में जाए, वहां के ट्राइबल नाराज हैं, लीडरशिप रेबेलियन है कांग्रेस के खिलाफ। सरगुजा रीजन जो नॉर्थ का है उसको भूपेश बघेल ने बिल्कुल छत्तीसगढ़िया वर्सेस आउटसाइडर करके हिंदी भाषी, बंगाली, तेलुगु जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, मिडिल क्लास को एलियनेट किया है। लेकिन स्थिति क्या है कि स्थानीय बीजेपी नेतृत्व और संगठन इतनी लाचार है और इतनी आपस में उलझी हुई है कि वो वॉक ओवर दे रहे हैं भूपेश बघेल को। और इसी कारण से आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्थिति का फायदा नहीं ले पा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा। और जो आंकड़े दिख रहे हैं वो सही में सरप्राइजिंग है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में स्थानीय नेतृत्व के लचर हालत के बावजूद 7 सीटें जीत रही है। इसलिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक। तो आपकी बातों से लग रहा है कि आपको गुंजाइश है, लगता है गुंजाइश है बीजेपी बेटर करेगी इस निश्चित तौर पे चुनाव बेटर के पास जाते निश्चित तौर पे बेटर। चलिए 165 सीटों का सर्वे आ चुका है सामने। अभी तक एनडीए 52 और 72 पर इंडिया अलायंस जो है खड़ा हुआ दिखाई देता है, अदर्स 41 पर। 20 सीटों का अंतर सीधा सीधा आपको एनडीए और इंडिया अलायंस के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम फिर बताते हैं कि इनमें ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ है, मजबूत है वो पार्टियां। और बीजेपी के पास केवल एक कर्नाटक राज्य से कुछ हासिल करने के लिए था। इसमें असम शामिल है, उत्तर पूर्व के बाकी राज्य शामिल हैं, लेकिन अभी पूरा हिंदी बेल्ट महाराष्ट्र से लेकर के नीचे, महाराष्ट्र से लेकर के आप ऊपर हरियाणा तक जो है सभी अभी सब उसका सर्वे आना बाकी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो सीटें जहां गुजरात, जहां बीजेपी का लगभग एक तरफा वोट पड़ता है और सीटें आती हैं, वहां पर अभी सर्वे आना अभी बाकी है। लेकिन हम इस बीच में जरा कुछ सवाल और ले लेते हैं, इससे जुड़ा भी आपका प्रश्न हो तो अच्छा है। देखिए माइक तो जी अब आया मेरे हाथ में, बोलिए। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कांग्रेस ने बढ़ा दिया है, बट बीजेपी जो हर जगह कमल खिलाती है इस बार पीछे कैसे रह गई? ये सवाल भावेश जी आप जवाब देंगे। अभी ऐसा नहीं कहा सकता पीछे रहिए। आप अभी का आंकड़ा पे उससे डिस्कस कीजिए, तो अभी तो आगे दिख रही है ना। असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी डेटा आना बाकी है। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव के सर्वे इन्होंने किए हुए हैं, हमको बता नहीं रहे। आप लोग पूछेंगे तो बता सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ शर्मा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि पहले पॉलिटिक्स में हम देखते थे कि पुराने चेहरे, यंग लोग नहीं आ पा रहे पॉलिटिक्स में, आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो आप मानते हैं कि आगे इंडियन पॉलिटिक्स में यंग चेहरे आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? कांग्रेस या बीजेपी में से कौन सी पार्टी इस वक्त फ्यूचर की तरफ देख रही है, नई लीडर्स की पौध की तरफ? नहीं, मेरे ख्याल से आप बीजेपी को ही आप देख लीजिए, तो बीजेपी ने कम से कम एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप स्टेट में कम से कम क्रिएट किया। आप महाराष्ट्र में देखिए देवेंद्र फडणवीस, इससे पहले नितिन गडकरी। छत्तीसगढ़ की बात अभी सर्वे दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं है कोई। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश एक ऐसा बीजेपी की सेंट्रल और इनके लिए कहते हैं ऑब्सेशन है, जिसकी वजह से वहां वो क्रिएट नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। लेकिन अलग अलग राज्यों में आप देखिए, यूपी में आप देख लीजिए, उसके बाद आप और किसी राज्यों में जाएंगे, उन्होंने एक नई लीडरशिप जरूर क्रिएट की। महाराष्ट्र एक उसका जीता जागता उदाहरण है। असम भी है, त्रिपुरा भी असम है, भी है, त्रिपुरा बहुत सारे टिकट्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने एमपीज वाले भी 2019 के चुनाव में और विधानसभा चुनावों में भी लगातार वो नए चेहरों को उतार रहे हैं और यंगर जो जनरेशन है उसको वो लीडरशिप सौंप रहे हैं। केवल सरकार के तौर पर नहीं, संगठन के तौर पर भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, असम को देख लीजिए, त्रिपुरा को देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, तो लगातार, और यहाँ भी अभी तेलंगाना में भी जो बात हो रही है, तेलंगाना है, तो लगातार वो नए चेहरों को उतार रहे हैं और पुराने चेहरे अपने आप उसमें से थोड़ा सा हट रहे हैं उनको, क्योंकि दोनों को ट्रांजिशन जो है ना, मुश्किल काम होता है पॉलिटिक्स में, कि जो पुराने चेहरे हैं वो स्थापित चेहरे हैं, उनको हटाना भी अपने आप में संकट होता है। अभी जब हटा रहे हैं तो ये लगातार चर्चा हो रही है कि भाई ये तो इतने एस्टेब्लिश हैं, शिवराज जी हैं, इतने 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं। शिवराज जी को हटा के कोई नया नहीं आ रहा है ना।
सारे के सारे वही हैं, उन्हीं के साथ वाले हैं, उन्हीं के। चलिए एक बार जरा हम नई सर्वे का एक रिकैप दे देते हैं, उसके बाद और हम लोग सवाल लेंगे। अभी तक आपके सामने देखिए 165 सीटों का सर्वे है। 52 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, 72 पर इंडिया अलायंस। अभी हमने जब जो आखिरी स्टेट आपके सामने खोली है सर्वे में, वो छत्तीसगढ़ थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 7 सीटों पर हमें आगे दिखाई दे रही है, 4 पर कांग्रेस। और 2019 की तुलना में ये बीजेपी के लिए 2 सीटों का नुकसान है, लेकिन सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि ये हमारे साथ जो मेहमान थे उनका मानना है कि जैसे जैसे चुनाव की नजदीक आएंगे, बीजेपी 2019 की परिस्थिति में दिखाई दे सकती है छत्तीसगढ़ में भी। और ये तब है जब माहौल बना हुआ है विधानसभा चुनावों का, और छत्तीसगढ़ को लेकर के अभी तक आम राय विश्लेषकों के बीच में यह है कि बीजेपी वहां पर अभी कैचअप मोड में है। यानी कांग्रेस जो की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ स्टूडियो में समीर चौगांवकर साहब भी पहुंच चुके हैं। समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। एक सवाल हम और ले लें, उसके बाद फिर अगले राज्य की ओर बढ़ेंगे। जी पूछिए, मैं आता हूं आपके पास। नमस्कार सर, मेरा नाम वंश धावन है और मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से रिलेटेड। कि हमने देखा है कि 2014 से पहले अरविंद केजरीवाल ने बहुत कैंपेन किया था करप्शन के खिलाफ, और ये सारे भी जो फैक्टर्स थे उसी के बेसिस पे आम आदमी पार्टी एक पावर में आ पाई है। पर हमने देखा है कि उन्होंने लिकर स्कैम में, उसमें उन्होंने खुद करप्शन में डील किया है। और कोविड हैंडलिंग को भी अगर हम देख लें तो उन्होंने भी जो पैसा अलॉट हुआ था सेंटर से, उस पर एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च किया गया है। तो हम इससे देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और हिपोक्रिटिकल है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स को, ये सही बात है कि जो 2014 से पहले जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था तो एक नई तरह की राजनीति में लोग ने संभावना देखा था। उनको फिर दिल्ली में असफलता मिली और पंजाब में भी सफलता मिली। लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है वो एग्जिस्टेंस की है। आम आदमी पार्टी करप्शन में डूबी हुई है। बहुत सारे नेता अब उनके पास जो है जेल में हैं, उनके पास और कोई पार्टी का एक्सपेंशन हो नहीं पा रहा, इसीलिए अब उनको नेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को बनाए रखना है। इसलिए आप देखेंगे कि वो एक अलायंस के साथ भी, जिनके खिलाफ वो लड़के यहाँ आए हैं, जिनके खिलाफ वो चुनाव जीते हैं, उनके साथ वो गठबंधन में जाए। तो यहाँ सारी आम आदमी पार्टी की जो अपने आप से एक लड़ाई है वो एक अपने आप को बनाए रखना है नेशनल पॉलिटिक्स में। इसलिए इसका उनके खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा जो आने वाले दिनों में, जो बहुत सारे लोग थे, हम लोग भी ऐसा मानते थे कि आने वाले दिनों में हो सकता कि एक चैलेंजर वो बन सकते थे। फिलहाल वो संभावना बहुत धूमिल होती हुई दिख रही है। ठीक, समीर जी, अभी तक के सर्वे में कर्नाटक को छोड़ दें, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ अभी हमने नॉर्थ के स्टेट्स में लिया है, यहां से बीजेपी को सीटें आ रही हैं 19 की तुलना में। हालांकि कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी दक्षिण के सारे राज्यों में कहीं बीजेपी का ग्राफ हमें उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप सहमत हैं अभी तक के सर्वे के रिफ्लेक्शन से? हाँ, मुझे लग रहा है मोरलेस अभी जो सर्वे में उससे बिल्कुल सहमत हूँ। दक्षिण में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तमिलनाडु को देखें तो अब उनका एक गठबंधन का साथी ऑलरेडी तमिलनाडु में बाहर हो चुका था, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। कर्नाटका में जरूर भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जो 25 सीटें ली थी वहाँ पर वो पहुँच जाएगी, क्योंकि जेडीएस के साथ उसका गठबंधन हो चुका है। नहीं, लेकिन भावेश का सर्वे बता रहा है कि नुकसान हो रहा है बीजेपी को इस गठबंधन का। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब नुकसान होगा। हो सकता है भावेश जी का सर्वे बहुत डिटेल में रहा होगा, लेकिन अभी समय है। मुझे लगता है जेडीएस के गठबंधन के बाद और कर्नाटका में जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है और अभी जो जिस हिसाब से वहाँ स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, आने वाले समय मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस गठबंधन वहाँ अच्छी सीटें जीतेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने लास्ट टाइम 1 सीट ली, तो हो सकता है कांग्रेस 2 या 3 सीटें ले ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा कर्नाटका में नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। छत्तीसगढ़ में 2 सीट का नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है इसकी भरपाई हो सकती है? छत्तीसगढ़ में 2 सीट का नुकसान हो सकता है कि जिस हिसाब से भूपेश बघेल का काम रहा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस हिसाब से वहाँ 5 साल में बहुत वीक रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 या 2 सीटों का नुकसान हो जाए। पिछली बार भी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी मार्जिनल जीती थी, वहाँ पर मतलब संभावना थी हारने की, लेकिन जीत गई थी। तो छत्तीसगढ़ में 2 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। चलिए, तो टैली पर आप निगाह बनाए रखिएगा लगातार। इस वक्त एनडीए जो है 52 पर है और इंडिया अलायंस 72 पर। एक सवाल फिर हमें ब्रेक के लिए भी रुकना पड़ेगा। जी पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम नम्रता चौहान है। जैसा कि हमें पता है कि भारत में जो उत्तर भारत और जो पश्चिम भारत और नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे बीजेपी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। पर यहीं पे एक राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर के जो हालात हैं, हम सभी को पता है कि वो 6-7 महीनों से काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं वहाँ के हालात ख़राब। क्या उसका कोई असर बीजेपी गवर्नमेंट पे पड़ सकता है वोट्स के ऊपर, और बढ़ना चाहिए या नहीं? मणिपुर का मुद्दा मुझे लगता है कि
देश में जिस तरह की संवेदनशील स्थिति में मणिपुर गुजर रहा है वो हम सबको शर्मसार करने वाला है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये उनकी पहली चिंता में शामिल होना चाहिए, भले वोटों का फर्क पड़े या न पड़े। और हमें ये लगता है कि वो उनकी चिंता में शामिल होगा। देश में कितना फर्क होगा, निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसी समस्याएं बहुत सी और थीं जिसको इसी सरकार ने ठीक किया। अलग अलग जनजातियों के बीच संघर्ष हो, वहां के विकास को हो, वहां मेन स्ट्रीम से जोड़ना हो। लेकिन मणिपुर की समस्या जो दो जनजाति के बीच में कही जा रही है वो ठीक नहीं हो पा रही। और हम लोगों को भी एक बार सोचना होगा कि किसी को आरक्षण देने या उसका आरक्षण हट जाने पर क्या इतना ज्यादा कोई हिंसक हो सकता है, ये भी सवाल हमें पूछना चाहिए। असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार के जो संवेदनशीलता है उस पर असर जरूर पड़ना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।